Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are doing a Sada Punjab series and this is our new chapter that is modern history of Punjab. हम पीछे medieval history तक finish कर चुके हैं तो आज हमारा next chapter हम start करने वाले हैं. ओके तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रंजीत सिंह जी के बारे में बताया था, उनकी वॉर्स के बारे में बताया था, एंग्लो सिख वॉर. तो जब मैंने आपको सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बारे में बताया था तो उस दैट वाज 21 फेब 1849, राइट. 21 फेब 1849 जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं जीत जाती हैं और 29 मार्च को 1849 लॉर्ड डलहौजी ने प्रोक्लेम कर दिया था कि वो पंजाब को एनेक्स करने लगे हैं टू ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में, और एनुअल पेंशन लगा दी थी महाराजा दिलीप सिंह की. तो जो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब में वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है. जो उस चैप्टर की लास्ट लाइन थी वो इनकी न्यू लाइन है. तो बाय गवर्नर जनरल्स प्रोक्लेमेशन ऑफ मार्च 1849 पंजाब जो है ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया. इनके लिए एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया गया जिसमें प्रेसिडेंट होंगे एंड 2 मेंबर्स होंगे. ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के कितने मेंबर्स हैं और कौन कौन उसके मेंबर्स हैं. ठीक है, देन जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है was to consist of एग्जीक्यूटिव स्टाफ में अब कौन कौन आएगा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव स्टाफ के कौन कौन से मेंबर्स हैं. तो वो सब ये हैं. ये बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं है, उसमें प्रेसिडेंट होंगे, 2 मेंबर्स होंगे. एग्जीक्यूटिव स्टाफ में हमारे कमिश्नर्स हैं सारे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एंड एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर्स. ओके एंड अब बोर्ड के पास ड्यूटी कौन सी थी, उनके पास एक अथॉरिटी थी कि वो कंट्रोल करेंगे और सुपरवाइज करेंगे सारे डिपार्टमेंट्स को. तभी उसका चेयरमैन वाज द प्रेसिडेंट एंड दे हैव 2 मेंबर्स. एग्जीक्यूटिव स्टाफ सारी एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को. ठीक है, तो जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है या फुट एंड हॉर्स वाज रेज्ड एंड पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोविंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल पीस. जो आर्म्ड पुलिस फोर्स थी उनको स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया था कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे इंटरनल पीस को. कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो गई थी, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है, फिर 1853 में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एबॉलिश कर दिया गया, 1849 में एस्टैब्लिश किया गया था. तो ये जो है ना ये पॉलिटी से रिलेट कर दिए जाते हैं टॉपिक्स, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. जैसे आप लोगों ने लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर अगर रीड किया हो, सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वो ये भी उसी का ही एक पार्ट आ जाता है. ये वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया का है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पंजाब कि जब पंजाब ने एनेक्स कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया. ठीक है, तो 1853 में बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अबॉलिश कर दिया और उसकी जगह पे सर जॉन लॉरेंस ने, अब ये नाम इम्पोर्टेंट आ जाता है पंजाब के लिए. तो ऐसे ये जो नाम है ना ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए. सर जॉन लॉरेंस जो है अपॉइंट किए गए फर्स्ट चीफ कमिश्नर एज द हेड ऑफ द लोकल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये पता होना चाहिए कि कौन थे. ये आ सकता है किसको अपॉइंट किया, ये आ सकता है कि ये कौन है. ठीक है, और इनका कंट्रोल कार था ओवर द पंजाब फ्रंटियर फोर्स. ठीक है, देन अब जुडिशियल एंड रेवेन्यू कमिश्नर्स इनके सबॉर्डिनेट्स थे. ठीक है, सर जॉन लॉरेंस के जो कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे एज द हेड ऑफ लोकल एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन. अब आपको ये आ जाए कि सर जॉन लॉरेंस जो है हेड थे प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के. सो इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो जुडिशियल और रेवेन्यू कमिश्नर इनके सबॉर्डिनेट्स थे और जो जुडिशियल कमिश्नर था वो हेड था पुलिस का. तो ये भी पता होना चाहिए, जुडिशियल कमिश्नर ही हेड थे पुलिस के. He also supervised educational bodies and superintended the control of local and municipal funds. So judicial commissioner के जो फंक्शन है कि वो क्या क्या करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो हेड ऑफ पुलिस के कमिश्नर थे. देन वो एजुकेशनल बॉडीज को भी सुपरवाइज करते थे एंड सुपरिटेंडेंट कंट्रोल था ऑफ द लोकल एंड म्यूनिसिपल फंड्स. ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लोकल और म्यूनसिपल फंड्स को भी देखते थे, हेड ऑफ पुलिस थे, ठीक है। अब पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंस। पंजाब अब क्या थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर्स प्रोविंस। लेफ्टिनेंट बोल लो, लेफ्टिनेंट बोल लो, जिसको जैसे प्रोनाउंस करना है। तो 1859 में जब हमारे फर्स्ट चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए तो पंजाब दिल्ली की टेरिटरी के साथ वॉज प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर। जॉन लॉरेंस जो हैं फर्स्ट थे टू होल्ड द ऑफिस एंड वो सक्सीडेड बाय रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। किसको इन्होंने, कौन आए थे सर जॉन लॉरेंस के बाद? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो कौन कौन सी टेरिटरीज आती हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब? तो इट वाज पंजाब वेस्ट ऑफ द रिवर ब्यास, ये हमारी ब्यास नदी है, ठीक है। तो इनके ये वेस्ट वाला एरिया, एज इफ ये सारा अमृतसर, गुरदासपुर, ये सारा हमारा जो मालवा एरिया है, माझा एरिया है, ये सारा। देन जलंधर दोआब एंड द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, इसमें हमारा हिमाचल हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा सा आता था। देन एरिया ईस्ट ऑफ रिवर सतलज, सतलज रिवर के ईस्ट वाला एरिया। एंड पोजेशंस ऑफ महाराजा दिलीप सिंह, जिनको अनेक्स कर लिया गया था 1845 में। ये सब जो है हमारा इंक्लूड होता था टेरिटरीज के अंडर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आती थी। यस, ये जो पोजेशंस हैं, जो एरिया ईस्ट ऑफ सतलुज है उसमें इंक्लूड किया जाता है सबसे पहले पोजेशंस ऑफ महाराजा दिलीप सिंह। देन स्टेट्स जो लैप्स कर गई थी जब चीफ सारे की डेथ हुई थी विदाउट एयर्स और कन्फिस्केटेड अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू मिसकंडक्ट ऑफ देयर चीफ्स एंड द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ शिमला। अब ईस्ट ऑफ सतलज में हमारे पास कौन सी रिवर्स आती हैं? एक तो जो नेक्स्ट कर महाराजा दिलीप सिंह का पोजेशंस था। देन जो स्टेट्स जो ऑलरेडी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गई थी, चाहे वो मिसकॉन्डक्ट की वजह से हो या फिर डेथ ऑफ अ चीफ विदाउट एनी हेयर, जिनका कोई हेरिडिटरी आगे हेयर ना हो, ठीक है। तो वो सारी भी हमारी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आ गई थी। तो विच वॉज नेक्स्ट आफ्टर द गोरखा वॉर, तो इसको नेक्स्ट किया गया था गोरखा वॉर के बाद, जो 1814 से 16 में हुई थी। देन जब 1865 में सर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने रिजाइन किया और उनकी जगह सक्सीड किया सर डोनाल्ड मैक्लियोड ने, ओके। तो ये आपको ऐसे क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। तो इन द सेम ईयर द ऑफिस ऑफ जुडिशियल कमिश्नर, सेम मतलब 1865 में जो जुडिशियल कमिश्नर का ऑफिस था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया और एक कोर्ट बना दी गई जिसमें कमिश्नर थे पंजाब के। कमिश्नर ऑफ पंजाब वाज अपॉइंटेड एंड मिस्टर ई प्रिंसेप वाज द फर्स्ट टू होल्ड दैट ऑफिस। जुडिशियल कमिश्नर का बाद हमारे पास एक चीफ कोर्ट आई जिसमें कमिश्नर थे और मिस्टर ई प्रिंसेप जो है फर्स्ट कमिश्नर थे उस चीफ कोर्ट के। अब समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको एबॉलिश करके चीफ कमिश्नर वाली प्रोविंस बनी हमारी, ठीक है। चीफ कमिश्नर जो हमारे फर्स्ट थे सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। फिर ये इनके अंडर थे हमारे रेवेन्यू एंड जुडिशियल कमिश्नर्स। फिर जुडिशियल कमिश्नर को अबॉलिश करके जो है एक चीफ कोर्ट बनाई थी जिनके फर्स्ट हेड थे ई प्रिंसेप, ठीक है। तो ये 2-3 स्लाइड्स में हमने यही चीज को पढ़ा है। और पहले चीफ कमिश्नर थे सर जॉन लॉरेंस, उनके बाद कौन से आए? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, उनके बाद कौन से आए? डोनाल्ड मैक्लियोड, और इनके बाद जब ये जुडिशियल ऑफिस अबॉलिश किया गया उसकी जगह चीफ कोर्ट आ गई तो उनके फर्स्ट थे हमारे कमिश्नर ई प्रिंसेप। ये सारे नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये पता होना चाहिए कि एबॉलिश कब हुई थी जुडिशियल ऑफिस इनका, तो दैट वाज 1865, ओके। ऑल्सो एक एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो है कि जो फर्स्ट रेलवे लाइन है पंजाब की
ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट रेलवे लाइन है ऑफ पंजाब, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, वो 8 फेब 1859 को शुरू किया था फ्रॉम अमृतसर टू मुल्तान। मुल्तान इज इन पाकिस्तान राइट नाउ। अमृतसर टू मुल्तान। एंड 1862 में पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब में। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन पता होना चाहिए। यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं कि फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया में कब शुरू हुई थी, तो डेफिनेटली पंजाब का भी पता होना चाहिए क्यों हुई, कहाँ से हुई थी, कब हुई थी। तो 8 फेब 1859 को अमृतसर से मुल्तान में हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो पंजाब में जो प्रोसेस था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, वो जब पंजाब को एनेक्स कर लिया गया था 1849 में, तब स्टार्ट हो गया था। तो इनमें से जो फर्स्ट मूवमेंट थी दैट वाज ब्राह्मो समाज। ठीक है, 1828 में ये राजा राम मोहन रॉय जी ने फाइंड किया था, जिन्होंने बंगाल से पंजाब ट्रेवल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तो वन ऑफ दी फर्स्ट मूवमेंट है जो स्टार्ट हुई थी और ये पंजाब में भी आई थी। ठीक है, तो जो फर्स्ट ब्रांच है ब्राह्मो समाज की, वो पंजाब में लाहौर में ओपन की गई थी 1864 में। 1828 में स्टार्ट हुई ब्राह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया। फिर ये ट्रेवल किया इन्होंने बंगाल टू पंजाब, और पंजाब में इन्होंने लाहौर में जो है ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। फिर आर्य समाज 1875 में बाय दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी ट्रेवल किया फ्रॉम बॉम्बे टू पंजाब, और पहली इनकी भी ब्रांच जो है सेम ईयर में पोंटा साहिब में जो है शुरू की गई थी इन हाँ पंजाब में लाहौर में इन द सेम ईयर। ठीक है, ब्राह्मो समाज की भी और आर्य समाज की भी, और काफी सारे कहते हैं और मूवमेंट्स भी थे, जैसे देव समाज, सनातन सनातन धर्म सभा हो गई, वहाबी मूवमेंट हो गई, ये सारी भी ट्रेवल की पंजाब बाहर से। लेकिन अमंग द सिख द मोस्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज द सिंह सभा। जो सबसे ज्यादा जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट रही है, सो दैट इज सिंह सभा मूवमेंट। ओके, तो अब हम एक एक करके जो भी सिख से रिलेटेड मूवमेंट है वो सारी रीड करेंगे। बाकी ये जो ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, ये सारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो अभी हम ये नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो फिर कभी इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट मूवमेंट दैट इज निरंकारी मूवमेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ज़रूर इसमें से एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि साडा पंजाब बुक हमारा पंजाब का एग्ज़ाम है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो तो हर एग्ज़ाम के लिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो अब निरंकारी मूवमेंट, सबसे पहले तो सबके फाउंडर्स पता होने चाहिए, तो आप चाहे एक ना वो कॉलम बना के उसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। तो बाबा दयाल जी ने फाइंड किया था, ये एक मर्चेंट थे पेशावर के इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। इसका एम था टू रीस्टोर द प्योरिटी ऑफ सिख बिलीफ एंड कस्टम। ठीक है, ये फॉर्मलेस वन में बिलीव करते थे। रीएम्फसाइज द सिख बिलीव इन निरंकार, जो एक है, जिनका कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर ये एम्फसाइज करते थे। तो इस मूवमेंट को जो है कहा जाता था निरंकन मूवमेंट। आइडल वर्शिप को कंडेम करते थे। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं क्योंकि रिफॉर्म मूवमेंट्स में ये चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, कंडेम्ड आइडल वर्शिप, कोई पिलग्रिमेज में जाना या फिर कोई भी ब्राह्मणिकल रिचुअल को परफॉर्म करना, तो ये उस चीज़ को कंडेम करते थे, मना करते थे। इन्होंने फ्रेज कौन सा निकाला था? धन निरंकार, मतलब कि प्रेज टू बी दी फॉर्मलेस क्रिएटर। देन देवधारी सबकवार, वर्शिप ऑफ मॉर्टल्स इज ऑफ नो अवेल, जो खुद इस दुनिया में मॉर्टल्स हैं उनकी अगर हम वर्शिप करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेज बी टू द फॉर्मलेस क्रिएटर, धन धन निरंकार, उस निरंकार की प्रेज करें, उसकी गुण गाएं। धन निरंकार देतारी सब खवार, तो इम्पोर्टेंट है ये बातें।
फिर इन्होंने जो है निरंकारी दरबार फाइंड किया एट रावलपिंडी in 1851। निरंकारी दरबार रावलपिंडी में 1851 में ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम लई was named after him as दयालसार। ऑन द बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम थी? लई, जिनको इनके नाम से दयालसार के नाम से जो है रखा गया था, बाबा दयाल जी के। ठीक है। देन बाबा दयाल वो सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन बाबा दरबारा सिंह। इन्होंने नया सेंटर बनाया था और हुक्मनामा जो है इशू किया था टू स्टैंडर्डाइज द रिचुअल्स कनेक्टेड विद बर्थ, एंगेजमेंट, मैरिज एंड डेथ बेस्ड ऑन गुरु ग्रंथ साहिब। कहते नेक्स्ट हमारे जो थे इसके बाबा दयाल जी को सक्सीड किया था बाबा दरबारा सिंह जी ने। इन्होंने एक सेंटर बनाया था बिरास और इन्होंने एक हुक्मनामा इशू किया था रिलेटेड टू रिचुअल्स कनेक्टेड विद बर्थ, एंगेजमेंट, मैरिज एंड डेथ, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर बेस्ड थे। अब बाबा दरबारा सिंह जी को सक्सीड किया था उनके भाई रतन सिंह, एंड रतन सिंह बाय हिज सन गुरदित सिंह, एंड देन गुरदित सिंह बाय हिज सन हरा सिंह। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। बाबा दयाल सिंह जी, बाबा दरबारा सिंह, बाय हिज ब्रदर, ये ना भी पता हो ब्रदर तो कोई बात नहीं, लेकिन वैसे पता होना चाहिए निरंकारी की निरंकारी मूवमेंट की। तो बाबा दयाल सिंह जी, बाबा दरबारा सिंह जी, देन रतन सिंह जी, देन गुरदित सिंह जी, देन हरा सिंह जी। तो अब पार्टीशन जब हुई 1947 पे, तो जो निरंकारी दरबार है वो शिफ्ट कर दिया गया रावलपिंडी से पहले अमृतसर, और अब वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए बता सकते हैं कि निरंकारी दरबार अमृतसर में है या चंडीगढ़ से अमृतसर में शिफ्ट कर दिया या रावलपिंडी से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब निरंकारी ने अपने आप को हमेशा ही सिख ही माना है, कोई सेपरेट सीट नहीं है। तो ये भी आ सकता है कि एक सेपरेट सीट इन्होंने रखी है, तो नहीं, इनकी कोई सेपरेट सीट नहीं है, क्योंकि आगे आगे जो मूवमेंट्स आएंगी उनमें ये चीज़ से अलग भी कुछ एक मूवमेंट्स आएंगी। तो निरंकारी ने हमेशा अपने आप को गुरु ग्रंथ साहिब जी से ही जोड़ के रखा है, दे डोंट हैव एनी सेपरेट सीट। लेकिन वो जो है जो ऑर्थोडॉक्स सिख व्यू है, जैसे आदि ग्रंथ में लिखा दैट आदि ग्रंथ वाज द लास्ट एंड द ओनली इटर्नल गुरु फॉर ऑल सिख, तो इसमें नहीं वो बिलीव करते थे। तभी तो निरंकारी मूवमेंट अभी भी चल रही है और नेक्स्ट गुरु आते गए हैं। मतलब ये गुरु शिष्य जो परंपरा है उसमें बिलीव करते थे, तभी नेक्स्ट गुरु, आज भी ये परंपरा चल रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही हमारे गुरु हैं, इसके बाद कोई मॉर्टल गुरु नहीं आएंगे, तो ये उसको ऑर्थोडॉक्स व्यू को कहते हैं, हम इसको बिलीव नहीं करते हैं, एंड ओनली इटर्नल गुरु फॉर ऑल सिख। तो इनको लगता है गुरु ग्रंथ साहिब जी की साथ साथ एक लिविंग गुरु और एक गाइड जो है ज़रूर होना चाहिए, जो हमें समझा सके कि किस तरह से हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपने लाइफ में फॉलो करना है। ठीक है। तो अरदास के टाइम पे दे डू नॉट इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवती बट यूज द वर्ड निरंकारी इंस्टेड ऑफ इट। दे ऑल्सो डिसअप्रूव ऑफ द मिलिटेंट खालसा, मतलब खालसा ऐसे मिलिटेंट्स वाली उसको ये नहीं फॉलो करते थे, अरदास करते थे। जैसे अब हम गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ पे बोला जाता है श्री भगवती जी साहिब, तो ये वहाँ पे उस वर्ड की जगह निरंकारी वर्ड का जो है इस्तेमाल करते थे। They insist on complete and explicit reliance on the will of God, कि जो भी है परमात्मा की मर्जी है। गुरबानी रीड करते हैं, शब्द रीड करते हैं ऑन द ओकेजन्स ऑफ मैरिजेस एंड डेथ, एंड डाउरी को अपोज किया जाता है। तो ये सारी जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, जो एक्चुअल में जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। कि एक तो ये ऑर्थोडॉक्स व्यू को बिलीव नहीं करते थे, देन दे डिसअप्रूव ऑफ मिलिटेंट खालसा। ठीक है। देन दे और इनके सारे गुरुज कौन कौन से हैं उनकी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और इन्होंने जो फ्रेजेस कॉइन किए हैं वो पता होने चाहिए। एंड दे कंडेम्ड आइडियल वर्शिप, गोइंग ऑन पिलग्रिमेजेस एंड परफॉर्मिंग एनी ब्राह्मणिकल रिचुअल। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो निरंकारी मूवमेंट जो है वो खुद को एक तरह से क्लेम करता है कि इट इज ए हार्बिंजर ऑफ सिख रिनाइसेंस, जो रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आ रहे हैं और खुद को सही तरह से वो इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट निरंकारी मूवमेंट। तो इसमें आपको क्या क्या हर मूवमेंट में जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका एक टेबल ड्रॉ करें, ठीक है। तो इधर आप अपनी मूवमेंट लिखो और इधर उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखो। जैसे इसके 4 पॉइंट्स हैं, कंडेम्ड वर्शिप, आइडल वर्शिप, ये सब जितने भी फाउंडर हैं, फाउंडर गुरु बाबा दयाल जी, और उनके आगे जो भी क्रोनोलॉजी रही है आप उसको बताएं। देन डिसअप्रूव करते थे ऑर्थोडॉक्स व्यू, ठीक है। देन डिसअप्रूव मिलिटेंट खालसा। तो ये है इनका, ठीक है। इतना सही आपको सिर्फ इसमें करना है, दिस इज निरंकारी मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे प्रॉपर, जब ये आपका जो भी है ऑलमोस्ट ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो ये आपका हार्डली 5 से 7 पेजेस में जो है कवर हो जाएगा। 5-7 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। ये पूरा एक हमारा A4 साइज शीट होती है, तो उसमें हम आराम से इसको कॉलम्स बना के, जैसे इतने से कॉलम में मेरा निरंकारी के 4 पॉइंट्स जो है आराम से मैं लिख सकती हूँ, ओके। Now, next is Radha Swami movement. See, this year Radha Swami movement is going to be really important, क्योंकि इन्होंने पीछे कुछ टाइम में, एक तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे हैं, रीज़न बीइंग काफ़ी सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने डेरा ब्यास में विजिट किया है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड डेरा ब्यास, ठीक है। तो ये छोटी बात नहीं कंसिडर की जाती। देन एमपी कांग्रेस के हमारे राहुल गांधी, ही ऑल्सो विजिटेड देयर, डिफेंस मिनिस्टर विजिटेड देयर, ठीक है। तो और भी इसी तरह से काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने विजिट किया है, तो इस वजह से राधा स्वामी मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इस साल मानी जाती है। तो राधा स्वामी मूवमेंट को किसने फाउंड किया था? इट वॉज फाउंडेड बाय हिंदू बैंकर शिव दयाल ऑफ आगरा। शिव दयाल जी ने 19th सेंचुरी में इसको फाइंड किया था, ठीक है। इन्होंने कहा था गॉड इज यूनियन बिटवीन राधा एंड स्वामी, मतलब जो परमात्मा है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। जो परमात्मा को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या है? जो हमारी आत्मा होती है, हमारे जो शरीर में से जब आत्मा निकलती है, उसका जब परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो दैट इज व्हाट दे डिस्क्राइब एज यूनियन बिटवीन। परमात्मा को डिस्क्राइब किया है उन्होंने इस तरह से, ठीक है। तो देन ही बिकेम द फर्स्ट गुरु ऑफ दिस सीट, okay, and hence himself as a worshipper of Radha Swami, yes। बाबा दयाल सिंह जी की वो बात करते हैं, डिस्क्राइब गॉड एज, गॉड क्या है? यूनियन बिटवीन राधा एंड स्वामी, एंड हेंस हिमसेल्फ एज अ वर्शिपर ऑफ राधा स्वामी। तो ही बिकेम द फर्स्ट गुरु ऑफ दिस सीट, फर्स्ट गुरु थे। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की टीचिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने जो है एक डॉक्ट्रिन फाइंड की विच कंटेन्ड एलिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदुइज्म एंड सिखिज्म, ठीक है। मतलब अगर राधा स्वामी मूवमेंट की बात करें कि वो उसमें सिर्फ सिखिज्म के एलिमेंट्स है, नो, इट कंटेन्स बोथ एलिमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड सिखिज्म। मतलब हर गुरु की बानी यहाँ पे ली जाती है, बीट संत कबीर, बीट बुल्ले शाह जी, रामदेव जी, संत तुकाराम जी, देन आदि ग्रंथ से गुरु ग्रंथ साहिब की सारी बानियाँ, सारे गुरुओं की बानियाँ, तो हर बानी पे यहाँ पर जो है सत्संग किया जाता है। इनकी जो टीचिंग्स है, इवेंचुअली उन्होंने काफ़ी डिसाइपल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड जो है ट्रैक किए, एंड ही डाइड इन 1878। काफ़ी सारे इनके जो हैं फॉलोअर्स थे। शिव दयाल जी इज द फाउंडर हु वाज अ हिंदू बैंकर। सो आफ्टर द डेथ ऑफ शिव दयाल जी, राधा स्वामी जो है 2 सेंटर्स में स्प्लिट हो गया। एक जो मेन सेंटर है वो आगरा में, और फिर एक नई ब्रांच थी जो कि बाबा जयमल सिंह जी ने बनाई थी। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ शिव दयाल जी, और इनको बोला गया था कि आप रावी ब्यास रिवर पे जाके जो है एक और वहाँ पर जाके स्टार्ट करें। वैसे अगर आपको थोड़ी सी भी हिस्ट्री पता हो, बोला जाता है कि 2 ब्रांचेस हैं। तो ये शिव दयाल जी ने खुद जो है बाबा जयमल सिंह जी को ये बात बोली थी कि आप जो है ब्यास दरिया के कंढे पे जाके एक अपना स्टार्ट करें, और वहाँ पर जाकर आप नामदान जो है दे सकते हैं सबको, ठीक है। तो 2 सेंटर्स हैं, एक आगरा में, मेन सेंटर आगरा में, और दूसरा ब्यास। तो जो ब्यास सेंटर है वो आगरा से इंडिपेंडेंट हो गया, एंड सक्सेशन ऑफ गुरुज आफ्टर द डेथ ऑफ जयमल सिंह जी। तो बाबा जयमल सिंह जी के बाद और गुरु आते रहे, ठीक है। तो आगरा सेंटर से ब्यास सेंटर अलग हो गया। तो बाबा जयमल सिंह जी को सक्सीड किया महाराज सावंत सिंह गरेवाल जी ने।
हुजूर महाराज सावन सिंह गरेवाल। एंड महाराज जी को सक्सीड किया फिर महाराज जगत सिंह जी ने, एंड जगत सिंह जी को सक्सीड किया महाराज चरण सिंह जी ने। ठीक है, तो आपको इनके सक्सेसर्स भी पता होने चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बाबा शिवदयाल जी, देन बाबा जयमल सिंह जी, देन महाराज सावन सिंह जी, हुजूर महाराज सावन सिंह जी, देन महाराज चरण सॉरी जगत सिंह जी, जगत बहादुर जी जिनको बोला जाता है, देन चरण सिंह जी, एंड देन बाबा गुरिंदर सिंह जी। एंड अब करंटली एक और नए हुजूर को जो है डिप्टी बनाया गया है, दैट इज हुजूर जसदीप सिंह गिल। तो ये आपका एक करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है। ओके, सो एनी डाउट अप टिल हियर? नाउ अब निरंकारी मूवमेंट का भी मैंने आपको बताया था कि दे डू नॉट सब्सक्राइब टू ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म, ये भी वही बिलीव करते हैं। सो दे बिलीव इन लिविंग गुरु। जो टेम्पल्स हैं राधा स्वामी के, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को प्लेस नहीं किया गया है, कोई कीर्तन नहीं होता है, बट ये बिलीव करते हैं कि जो म्यूजिक है वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करती है। इसलिए कोई कीर्तन नहीं होता क्योंकि इनको लगता है कि जो म्यूजिक है, जो कीर्तन करते हैं वो लोगों के माइंड को डाइवर्ट करती है फ्रॉम द सिंपल एंजॉयमेंट ऑफ साउंड। जो हमें हमें सबको पता है कि हमारे अंदर एक कंटिन्यूसली एक साउंड बजती है जो कई लोगों को सुनती है, कईयों को नहीं। ये सब डिपेंड करता है हम कितना पार्ट करते हैं। सो इसी वजह से ये कहते हैं कि कीर्तन वगैरह जो है नहीं करने हैं, एंड नेचुरल सिंपल एंजॉयमेंट जो है साउंड की होनी चाहिए। तो ये टाइप ऑफ मेडिटेशन कौन सी? सूरज शब्द योगा में बिलीव करते हैं। तो ये इनका एक मेन पॉइंट है। ठीक है, सूरज शब्द योगा। ऑर्थोडॉक्स, डू नॉट सब्सक्राइब टू ऑर्थोडॉक्स सिखिज्म, डू नॉट हैव ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये हो गया। देन प्री रिक्विसाइट फॉर सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस। एक तो हाँ, लेक्टो वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, कोई ड्रग्स नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, और एक प्योर एंड मॉरल लाइफस्टाइल आपको जो है अपना शुरू करना है, तभी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, जिससे आपको ध्वनि सुननी शुरू हो जाए। ठीक है, जो भी आगे इनका सारा रहता है। नेक्स्ट इज नामधारी और हुक्का मूवमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो किसने फाइंड किया? बाबा बालक सिंह जी ने। ठीक है, वेरी सेंटली मैन, एंड ही वॉज अ डिवाउट फॉलोअर ऑफ भगत जवाहर मल, जो प्रीच करते थे वर्चूज ऑफ पॉवर्टी एंड who preached the virtues of poverty and denounced the richest godless। और अमीरों को वो डिनाउंस करते थे कि इनका कोई परमात्मा नहीं है। तो ये भी आपको इनका पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर कौन है। सो बाबा बालक सिंह जी, एंड ही वाज अ फॉलोअर ऑफ भगत जवाहर मल। ठीक है, virtues of preached virtues of poverty and denounced riches godless। So Baba Balak Singh, he was a resident of village Hazro of northwestern region of Punjab। Baba Balak Singh exhorted his followers to return to simple living messages of the Guru। ठीक है, सिंपल रिलीजियस मैसेजेस ऑफ द गुरु। वो कहते थे अपने जो सिंपल रिलीजियस मैसेजेस हैं गुरु के, उसको फॉलो करें। उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ साल्वेशन को पढ़ाया है थ्रू मेडिएशन ऑफ द नाम। मतलब नाम से आप किस तरह, ये सारी डॉक्ट्राइन के बारे में उन्होंने बताया है। नाम मतलब डिवाइन नेम, जो इनिशिएशन मिलती है फ्रॉम गुरुज। तो डॉक्ट्राइन ऑफ साल्वेशन किसकी है? नामधारी मूवमेंट की, हुक्का मूवमेंट की। तो बाबा बालक सिंह जी की डेथ के पहले इनके जो फॉलोअर्स थे, जिनको जिज्ञासु बोला जाता है, जिज्ञासीस, तो बट मॉडर्न डिसेंडेंट्स प्रेफर्ड द नेम नामधारी। इस वजह से इसका नाम जो है नामधारी पड़ गया। तो ही enjoined upon his followers to celebrate marriage according to Anant ceremony and not spend much on the occasion। कोई डाउरी नहीं देनी है, नॉट टू ईट मीट और टेक इंटॉक्सिकेंट्स, एंड बेग देयर लाइवलीहुड टू लिव अ प्योर एंड मॉरली अपराइटियस लाइफ। ठीक है, तो ये इनका राधा स्वामी से मिलता है। मीट नहीं खाना है, कोई शराब वगैरह नहीं लेनी है,
सच्चा अच्छा जीवन जीना है। तो इनकी डेथ पे ही वाज सक्सीडेड बाय हिज थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट डिसाइपल्स हु हैड फॉलन अंडर हिज स्पेल व्हाइल सर्विंग एज अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो वो कहते हैं कि इनकी डेथ के बाद इनके तीन प्रोमिनेंट सक्सेसर्स हैं। तो बाबा राम हु हैड फॉलन अंडर हिज स्पेल व्हाइल सर्विंग एज अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो बाबा राम सिंह ही वाज अ रेजिडेंट ऑफ लुधियाना। He transferred 10 headquarters of नामधारीज from हजरो to his village भैनी in लुधियाना। इन्होंने 10 हेडक्वार्टर्स जो हजरों से अपने विलेज में शिफ्ट किए। सिखिज्म के फॉलोअर थे और स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती थी टू द राइट्स ऑफ पहल, खालसा पहल जिसको बोला जाता है, तो उसको एक स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता था। ठीक है। इन्होंने रीऑर्गेनाइज की नामधारीज इनटू अ वेल नेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हुक्मनामा भी अपने फॉलोअर्स को जो है ये इशू करते थे। अगेन ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, जैसे कि राधा स्वामी मूवमेंट है, नामधारी मूवमेंट है। हिज फॉलोअर्स ट्राइड सिद्धि पग स्ट्रेट टर्बन बांधते थे एंड वेंट एंड केप्ट व्हाइट वुलन रोजरी। बाबा राम सिंह ही वॉज आर्डेंट प्रोटेक्टर ऑफ काउ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। सिद्धि पग अगेंस्ट आइडल वर्शिप। इनका जो एक पैशन था प्रोटेक्टिंग काउ लेड टू एन अटैक ऑन द स्लॉटर हाउस इन अमृतसर इन 1870। तो 1870 में एक स्लॉटर हाउस पे इन लोगों ने अटैक कर दिया था। 4 of the butchers were murdered and 3 were seriously wounded. तो hundreds of कुका जो है they met on 11 जनवरी 1872 at बेनी सेलिब्रेट करने के लिए लोरी फेस्टिवल को। और बाबा राम सिंह जी ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि हमें पीसफुल रहना है, लेकिन कुछ एक कुकस ने प्लान किया कि वो मर्डर करेंगे बुचर्स और मलेरकोटला, इग्नोरिंग द एडवाइस ऑफ बाबा राम सिंह। तो ये एक वॉर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये डेट के बारे में पता होना चाहिए। तो कोवन जो कि डिप्टी कमिश्नर थे लुधियाना के, वो मलेरकोटला पहुंचे एंड विदाउट ट्रायल उन्होंने 66 गन फायर किया ऑन द कुकर्स ऑन जनवरी 17। तो आपको एक नाम पता होना चाहिए, कोवन। ठीक है। तो आफ्टर रीचिंग मलेरकोटला, फोर्स द कमिश्नर अम्बाला डिवीजन गॉट ब्लोन अप बाय द सेम गन्स इन द रिमेनिंग 11 हुकास। कीपिंग बाबा राम सिंह जेल में चले गए, इलाहाबाद जेल कुछ टाइम के लिए। देन इनको रंगून भेजा गया, जहाँ पे ये 29 नवंबर 1884 को ही डाइड। फिर इनके ब्रदर ने सक्सीड किया इनको, दैट इज बाबा हरी सिंह जी। तो बाबा राम सिंह जी के बाद आए बाबा हरी सिंह जी, हु वाज इन टर्न सक्सीडेड बाय हिज सन बाबा प्रताप सिंह, एंड बाबा प्रताप सिंह बाय सक्सीडेड बाय हिज सन बाबा जग सिंह। ओके, जगत सिंह, यही मुझे लग रहा था कि कुछ यहाँ पर मिसिंग है। सो बाबा जगत सिंह, तो इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए। सो फाउंड किसने किया? बाबा बालक सिंह, देन बाबा राम सिंह। राम सिंह जी के टाइम पे ही फाइट हुई थी, बिकॉज ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ काउ। तो काफ़ी सारे स्लॉटर हाउस पे अमृतसर में अटैक किया गया था। उसके बाद मलेरकोटला में, लेकिन मलेरकोटला में सिख कुकस के ऊपर काउंटर अटैक किया गया बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लुधियाना एंड अम्बाला, दैट इज कावन एंड फॉर्सत। बस इस तरह से लिख लिया करो। तो फिर बाबा जैसे जिसने जौन सी भी चीज़ें की हैं वो ऐसे लिख के, फिर नेक्स्ट हमारे कौन आते हैं? बाबा हरी सिंह, देन बाबा प्रताप सिंह, देन बाबा जगत सिंह। तो करेंटली कहते हैं 2 मेन सेंटर्स हैं नामधारी के, एक तो सिरसा में है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और एक भैनी इन लुधियाना। तो कुकास के कुछ एक जनरल्स भी थे, एंड दे आर नवा हिंदुस्तान, सच्चा मार्ग एंड सत्ययुग। कौन कौन से हैं? नवा हिंदुस्तान, सच्चा मार्ग एंड सत्ययुग, सच्चा मार्ग एंड सतयुग। ओके, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज सिंह सभा मूवमेंट। सो सिंह सभा मूवमेंट का है कि जब
पंजाब का जो है एनेक्सेशन हुआ 1849 में, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। इंडिया पूरे की ही अगर हम बात करें, हिंदुस्तान की, भारत की, तो उस सारे भारत में ही, हिंदुस्तान में ये चीज़ें जो है शुरू हो गई थी। जैसे जिस जिस टेरिटरी को वो एनेक्स कर रहे थे, वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था हिंदूज को क्रिश्चियन में, सिख को क्रिश्चियंस में। तो पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ जब महाराजा दिलीप सिंह को कन्वर्ट किया गया 1853 में। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि क्या महाराजा दिलीप सिंह को कन्वर्ट किया गया है इनटू क्रिश्चियन, तो यस, फर्स्ट सच इंसिडेंट अकर्ड वाज द कन्वर्जन ऑफ महाराजा दिलीप सिंह इन 1853. So what really shocked the people Sikh was the conversion of 4 Sikh peoples of Amritsar. जो एक्चुअल में जो लोगों को शॉक हुआ ना, वो 4 जो सिख थे अमृतसर मिशन स्कूल के, उनके, दैट इज एया सिंह, फर्स्ट थे एया सिंह, देन अतर सिंह, साधु सिंह एंड संतोख सिंह। ठीक है, तो इस चीज ने इनको काफी जो है शॉक कर दिया, एया सिंह, अतर सिंह, साधु सिंह एंड संतोख सिंह। तो फिर एक मीटिंग कन्वीन की गई बाय सिख लीडर्स अमृतसर में on 30th July 1873 to form an association named Sri Guru Singh Sabha to defend the Sikh faith. Sri Guru Singh Sabha बनाई गई। तो इनकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ हुई थी? अकाल तख्त में, हरमंदिर साहिब में। जब इनकी कन्वर्जन हुई ना, उसके बाद इनको असली जो है एक शॉक लगा और फिर इन्होंने जो है मीटिंग शुरू की। तो ये एसोसिएशन कब बनी? 30 जुलाई 1873 को। अकाल तख्त में जब मीटिंग हुई तो सरदार ठाकुर सिंह संधावालिया ही वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड ज्ञानी जयंत सिंह एज सेक्रेटरी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। ठाकुर सिंह संधावालिया ही वाज द चेयरमैन एंड ज्ञानी ज्ञान सिंह एज सेक्रेटरी। तो जो इम्पोर्टेंट सेंटर था वो लाहौर में था। नवंबर 1879 में सिंह सभा लाहौर वाज फॉर्म्ड बाय प्रोफेसर गुरमुख सिंह। लाहौर में गुरमुख सिंह जी ने बनाया एंड गॉट एफिलिएटेड टू सिंह सभा ऑफ एनर्जेटिक मैन ऑफ मिडिल क्लास अमृतसर। फिर 1880 में जो सिंह सभा थी अमृतसर की, वो उसको सेंट्रल बॉडी बना दी और इसका नाम जो है चेंज करके खालसा दीवान अमृतसर रख दिया। ठीक है, तो ये नाम के बारे में ही सिर्फ आपको पता होना चाहिए। देन इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ये ज़रूर पता होने चाहिए। ठीक है, ट्रू सिख रिलीजन को प्रोपोगेट करना, सिखिज्म को रिस्टोर करना, एडिट, पब्लिश एंड सर्कुलेट हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बुक्स, मॉडर्न नॉलेज को प्रमोट करना थ्रू द मीडियम ऑफ पंजाबी, और मैगजीन्स वगैरह को स्टार्ट करना पंजाबी में। ठीक है, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था सिखिज्म का इज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म और अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट फेथ। ये एक डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रहा है जो बहुत जल्दी अराइज कर दिया गया बिटवीन बोथ द एसोसिएशन की, क्या सिखिज्म हिंदुइज्म का पार्ट है या फिर एक इंडिपेंडेंट फेथ है। सो दोज हु टोड द लेटर लाइन ऑफ थिंकिंग सेट अप, तो जो इंडिपेंडेंट फेथ समझते थे सिख को, उन्होंने एक सेपरेट अपना स्टार्ट कर लिया, दैट इज खालसा दीवान लाहौर में 1886 में। So this organization was led by Professor Gurmukh Singh and Bhai Dit Singh, Khalsa Diwan of Lahore. तो जब प्रोफेसर गुरमुख सिंह डाइड इन 1898 एंड भाई दित सिंह इन 1901, तो लाम दीवान कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, तो ये जो खालसा दीवान है ये सर्वाइव नहीं कर पाई इतना ज़्यादा टाइम। ठीक है, दीवान कुड नॉट, लाहौर दीवान कुड नॉट सर्वाइव। लाहौर में जो थी ना खालसा दीवान, वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इट वॉज टेकन बाय द चीफ खालसा दीवान अमृतसर। तो इनको जो है, जो चीफ खालसा दीवान है अमृतसर में, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया था। तो इनकी कुछ एक मेन अचीवमेंट्स रही हैं। फर्स्ट मीटिंग हुई है चीफ खालसा दीवान की, वो मलवई बुंगा गोल्डन टेम्पल में हुई है। ठीक है, जो कि अटैच टू गोल्डन टेम्पल ऑन 30 अक्टूबर 1902। एंड जो इनॉग्रल प्रेयर है दैट इज बाय बाबा तेजा सिंह, बाबू तेजा सिंह ऑफ बहादुर। भाई अर्जुन सिंह ऑफ बगनिया वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड ये इतना आपको नहीं करने की जरूरत है, बट कर ही लो चलो, क्योंकि फर्स्ट है ना चीफ
खालसा दीवान, तो बाबू तेजा सिंह ऑफ बहादुर, भाई अर्जुन सिंह ऑफ बंगरिया। ये सिर्फ नाम सुन लोगे ना तो याद रहेंगे। तो जो मेंबरशिप है वो सारे अमृतधारी सिख के लिए ओपन थी। जो चीफ दीवान था अडॉप्ट किया ऑल द एम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ ओल्ड खालसा दीवान। सारे जो ओल्ड खालसा दीवान के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसी को ही फॉलो किया। तो इसका अचीवमेंट क्या रहा कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एक मुस्लिम फैमिली सिख इनटू सिख, मुसलमान फैमिली को सिख में कन्वर्ट कर दिया थ्रू द इफेक्ट ऑफ बसोर सिंह सभा, इस सभा के इफेक्ट से। ठीक है। देन आनंद मैरिज एक्ट पास किया गया सिख फॉर्म ऑफ मैरिज इसको लीगलाइज करने के लिए। सिख एजुकेशनल सोसाइटी 1908 में बनाई गई। आइडियल वर्शिप नहीं करनी फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ दरबार साहिब, उसको रिमूव किया गया। रिमूवल ऑफ आइडल्स फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ दरबार साहिब। देन एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होएगा फॉर सिख इन 1916, इस चीज का ध्यान रखा गया। अंजुमन पंजाब, ये एक अलग दिया हुआ था पॉइंट। तो अंजुमन पंजाब was founded in 1865 for the translation of many important English books into पंजाबी। तो ये भी इनके टाइम पर हुआ, ये पता होना चाहिए ये है क्या। अंजुमन पंजाब ये इन फाउंड किया गया 1865 में। ये करते क्या थे, ट्रांसलेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट इंग्लिश बुक्स इनटू पंजाबी। अब खालसा स्कूल खोले गए, ठीक है, फॉर जनरल एजुकेशन एंड द टीचिंग ऑफ गुरमुखी एंड सिक्स स्क्रिप्ट्स, वो कंपलसरी कर दी गई इन दीज खालसा स्कूल। ठीक है। काफ़ी सारी लार्ज नंबर ऑफ बुक्स मैगजीन्स पब्लिश की गई इंग्लिश में भी गुरमुखी में भी, ताकि सिंह सभा की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए। कुछ एक उसमें से हैं ये सुखबी सुबोधनी बाय खालसा दीवान अमृतसर, अकाल प्रकाश बाय खालसा दीवान अमृतसर, पंजाब दर्पण, देन गुरमुखी अखबार, ठीक है, बाय खालसा दीवान लाहौर, ये जिसे पता होना चाहिए खालसा दीवान लाहौर है। देन खालसा प्रकाश, ये भी खालसा दीवान लाहौर है। श्री गुरमुत प्रकाश, खालसा अखबार। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ ऐसे बुक्स जो है इन्होंने निकाली थी। देन खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी अमृतसर में, इट वाज एस्टैब्लिश बाय भाई कौर सिंह एंड भाई वीर सिंह, जिनका पर्पस था इशू करना मंथली ट्रैक्ट्स ऑफ सिख। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी ये कहाँ पे थी, अमृतसर में। किसने एस्टैब्लिश की थी, भाई कौर सिंह। ट्रैक्ट इज बाय भाई कौर सिंह एंड भाई वीर सिंह, मंथली ट्रैक्ट्स के लिए। तो फ्रॉम 1914 ऑनवर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है बिगिन टू लूज इट्स होल्ड ऑन सिख ड्यू टू इट्स प्रो गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रो गवर्नमेंट पॉलिसी स्टार्ट हो गई थी, डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गए थे सिख के बीच में, क्योंकि कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ था और रकाबगंज अफेयर्स की वजह से एक कहीं ना कहीं सिखों में एक डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गया था। तो जो सिख हैं देयरफॉर इन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल बॉडी ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था सिख लीग। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए, सिख लीग। एंड इनका पहला सेशन रहा अमृतसर में 1990 में। इन्होंने पेपर भी शुरू किया था अकाली एट लाहौर। ठीक है। तो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो भी आप याद कर लोगे ना तो बस हो जाएगा उतने में ही। सिख लीग अमृतसर में 1919 में, कोमागाटा मारू इंसिडेंट और रकाबगंज अफेयर्स के बाद की बात है, इन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया दैट इज अकाली एट लाहौर। तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। तो ये हुआ क्या, एक जापानीज स्टीमर कोमागाटा मारू जो है एक जापानीज स्टीमर का नाम था जिसको रीनेम किया गया एज गुरु नानक जहाज बाय गुरदीप सिंह, जो हांगकांग में थे इन 1914 टू टेक अ बैच ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू कनाडा। ठीक है। कहानी तो वैसे हम सबको पता होगी इस चीज़ की, बट ये जो छोटी छोटी डिटेल्स होती है ना ये भी पता होनी चाहिए। ये जापानीज स्टीमर थी, इसका नाम चेंज करके गुरु नानक जहाज कर दिया गया, गुरदीप सिंह जी ने किया। और हांगकांग से ये चले थे, इंडियंस को हांगकांग से लेके जा रहे थे टू कनाडा। लेकिन वाइट गवर्नमेंट थी ऑब्वियसली डोमिनेटेड बाय यूएस एंड कनाडा, तो ये अलाउ नहीं करते थे एशियंस को इस तरह से। तो जो पैसेंजर्स थे हांगकांग में वो कनाडा में पैसे जो है एक पैसे चाहते थे। तो इस वजह से इसकी ये अटेंशन मतलब इस चीज़ का गुरदीप सिंह जी को पता लगा। वो काफ़ी अमीर सिख बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने गुरु नानक नेविगेशन कंपनी इस्टेब्लिश की, ये रही। ठीक है। और इनका कोमागाटा मारू इसका नाम रख दिया गया। तो हांगकांग से कब चले थे, 4 अप्रैल 1914, वैंकूवर में 23 मई 1914 को पहुंचे विद 376 इंडियंस। 340 सिख थे, 24 मुस्लिम थे और 12 हिंदूज थे। तो जब
इसको वैंकूवर में शिप को लगाया गया, डॉक किया गया, तो पैसेंजर्स को जो है कनाडा की धरती पे उतरना मना था। तो उस दिन 22 मैन जो कि कनाडा की डोमिसाइल अपना प्रूव कर पा रहे थे, सिर्फ उनको ही अलाउ किया गया, बाकी सबको फोर्स किया गया कि वो इंडिया वापस चले जाएं। तो ऑन देयर रिटर्न किसी भी पैसेंजर को अलाउ नहीं किया गया कि वो हांगकांग में लैंड करें या फिर सिंगापुर में, जहाँ पे उनके इवन घर थे। तो जब कामागाटा बजबज पोर्ट कैलकाटा में पहुंचा ऑन 29 सितंबर, तो काफ़ी हेवीली गार्ड कर दिया वो एरिया, और पैसेंजर्स को ऑर्डर किया गया कि या तो वो यहाँ से ट्रेन लेके सीधा पंजाब चले जाएं। लेकिन कुछ एक पैसेंजर्स जो हैं कैलकाटा रहना चाहते थे, तो उन्होंने एक एंड फॉर्मिंग देमसेल्व्स इनटू पोजेशन विद द गुरु ग्रंथ साहिब जी एट द हेड ऑफ, तो एक पोजेशन सा निकालना शुरू कर दिया, पूरी सिटी में मार्च किया विद गुरु ग्रंथ साहिब जी अपने सिर पे रख के। तो पुलिस ने जो है फिर फायर कर दिया, फायर ओपन द फायर, और 19 सिख लोग जो है वो जख्मी हो गए, मर गए, और काफी सारे जो है जख्मी हो गए। एंड अदर गुरदीप सिंह एंड 28 ऑफ हिज कंपेनियन दे एस्केप। रेस्ट जो है उनको राउंड कर लिया गया, राउंडेड अप एंड सेंट टू पंजाब। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, नो बस इतना ही, यस। यहाँ तक था हमारा कामागाटा मारो इंसिडेंट। ठीक है, तो उसके बाद जो हम ये बात कर रहे थे अभी सिंह सभा मूवमेंट की, तो उसमें जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919 को, उन्होंने रेडिकली चेंज कर दिया पॉलिटिकल और रिलीजियस सिनेरियो, जिसमें चीफ खालसा दीवान जो बिल्कुल इरेलेवेंट हो गई, और जो इनलाइटेंड सिख थे अब वो चाहते थे कि दे नाउ वांटेड टू फ्री देयर श्राइन्स फ्रॉम द करप्ट प्रीस्ट। इसलिए नई सिख मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई, दैट इज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट या फिर अकाली मूवमेंट। तो यहाँ से जो है अकाली मूवमेंट या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट जो आज तक चल रही है, उसका जो है स्टार्ट हुआ था। ये देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये सिख लीग बनी ना, तो दे आल्सो स्टार्टेड अ पेपर, 1919 की बात है ये। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, है ना। सिख लीग बनी है अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो ये था। तो अब जलियांवाला बाग मैसेकर सबने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, बट हम करते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो गवर्नमेंट का डिसीजन था कि अरेस्ट करना है डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस को अरेस्ट करना था। तो डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को, और बैन करना है महात्मा गांधी को कि वो पंजाब में एंटर नहीं कर सकते स्ट्राइक को लीड करने के लिए ऑन 10 अप्रैल 1919। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाद, लेकिन क्राउड को फिर स्टॉप कर दिया गया और फायर वगैरह शुरू कर दी गई रेलवे फुट ब्रिज पे, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग इंजर हुए। तो 12 अप्रैल को जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया था कि कोई भी मीटिंग या गैदरिंग नहीं की जाएगी। लेकिन 13 अप्रैल को लोग इकट्ठा हुए बैसाखी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए एट जलियांवाला बाग। तो क्योंकि बैन था, तो फिर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर वो और उनके सोल्जर्स ने उस साइड को कवर कर लिया और ओपन फायर इशू करना शुरू कर दिया विदाउट एनी वार्निंग, और क्राउड को इवन ऑर्डर भी नहीं किया कि आप निकल जाओ नहीं तो आपके ऊपर फायर होगा। बिना किसी वार्निंग के उसने फायर करना शुरू कर दिया, और इससे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ इस मैसेकर का, इंग्लैंड एंड इंडिया दोनों जगह पे। और प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको नाइटहुड दिया गया था बाय ब्रिटिश, तो उसको उन्होंने वापस कर दिया, उसको रिनाउंस कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अक्टूबर 1919 में गवर्नमेंट ने फिर एक ऑर्डर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि हंटर कमेटी बनाई जाए, जिसमें इस सारी चीज़ का जांच पड़ताल की जाए अंडर लॉर्ड विलियम हंटर, सारा इंक्वायर वगैरह करने के लिए। तो एक फाइनल रिपोर्ट आई 8 मार्च 1920 में, जिसमें उन्होंने डायर के एक्शन को कंडेम किया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उसको सिर्फ वापस भेज दिया गया। तो ठीक है, उनको सिर्फ वापस भेज दिया गया। तो एक मॉन्यूमेंट था जिसका नाम था फ्लेम ऑफ लिबर्टी, वो इनॉग्रेट किया गया ऑन 13 अप्रैल 1961, फ्लेम ऑफ लिबर्टी।
ये एक सेंट्रल 30 फीट पाइथन 4 साइडेड टेपरिंग स्ट्रक्चर है जो कि रेड सैंडस्टोन का बना है इन द मिड्स ऑफ अ शैलो टैंक इज बिल्ट विद 300 स्लैब्स विद अशोका चक्र कार्व्ड ऑन इट। ठीक है, ये इसी मतलब एक तरह से एक नाम उस चीज को इस बेस इसका ये था। तो आपको अगर आ जाए फ्लेम ऑफ लिबर्टी किससे रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैसेकर। Okay, then stone lantern stands at each corner of the tank. On all four sides of the pylon, the words "In memory of martyrs, 13 April 1919" has been inscribed. तो flame of liberty किससे related है? जलियांवाला बाग massacres. Okay, any doubt up till here? Now, next movement is Ghadar movement. तो ये तीनों मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे पंजाब के लिए। ठीक है, ये काफ़ी पेट्रियाटिक डेमोक्रेटिक एंड लाइटेंड मूवमेंट रही है जो कि इंडियंस अब्रॉड रहते थे, काम वर्किंग फॉर द इंडिया की लिबरेशन के लिए काम करते थे, इंडिया को फ्री करने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म उसके लिए काम करते थे। तो ये मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड है। जो कैनेडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है इंडियंस को हरास करना शुरू कर दिया था, काफ़ी टाइट कर दिए थे मेजर्स अगेंस्ट द एंट्री ऑफ इंडियंस इनटू द कनाडा, जो हमने कोमगाटा मारू इंसिडेंट से भी देखा। तो ये सारे अनजस्ट लॉ को लड़ने मतलब इनके साथ लड़ाई करने के लिए जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, खुद को पब्लिश करने शुरू किए पॉम्फलेट्स, नेशनली लोगों को अवेक करना शुरू किया, मतलब एक तरह से अवेयरनेस स्प्रेड की गई। तो 1912 में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ये बनी बाबा सोहन सिंह भकना के अंडर। तो ये मूवमेंट का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? 1912 हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट बाबा सोहन सिंह भकना। इन्होंने एक वीकली शुरू किया हिंदुस्तान उर्दू लैंग्वेज में। ठीक है, मैंने आपको एक और वीकली बताया था अकाली, किसने शुरू किया था? सिख लीग ने। कब शुरू किया था? 1919 में। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़े बहुत वीकलीज भी बताने चाहिए। हिंदुस्तान उर्दू लैंग्वेज में मई 1913 में एक गदर आश्रम जिसको युगांतर आश्रम है वो भी ओपन किया गया, तो ये भी इसी मूवमेंट के अंडर है। हिंदुस्तान हो गया, युगांतर आश्रम हो गया, बाबा सोहन सिंह भकना, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट किससे रिलेटेड था? इमिग्रेंट लॉ से रिलेटेड है। अब ये जो एसोसिएशन है इन्होंने गदर पार्टी बनाई, हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? सैन फ्रांसिस्को, ब्रांचेस थी यूएस और कनाडा में। एक वीकली गदर शुरू किया गया उर्दू, पंजाबी, हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में, जिसका लाला हरदयाल जी जो है इसके चीफ एडिटर थे। इस पार्टी का मेन एम था कि हमें वॉर शुरू करनी है अगेंस्ट ब्रिटिश राज। The Gadar Weekly carried the words "Enemy of the British Government" under its masthead on the front page. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलेशन रोका लेकिन वो फेल हो गए। तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की इन द यूज ऑफ वेपन्स एंड मेकिंग ऑफ बॉम्ब्स। ठीक है, ये सारा उन्होंने शुरू किया। देन कोमागाटा मारो इंसिडेंट ने इस चीज़ को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया और मीनवाइल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो भी शुरू हो गई जुलाई 1914 में। तो जो मेंबर्स उन्होंने डिसाइड किया टू कम टू इंडिया टू कैरी आर्म्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो काफ़ी सारे गदराइट्स जो हैं वो इंडिया में एंटर किए। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर अमृतसर में बनाया लेकिन उसको बाद में लाहौर में शिफ्ट कर दिया। पार्टी ने एक अपना फ्लैग इंट्रोड्यूस किया रेड येलो ग्रीन कलर का। इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए पुलिस ने गदर रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट कर लिया। उनको स्पेशल ट्राइब्यूनल के अंडर ट्राई किया गया इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अब गदर मूवमेंट के जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनको किस में ट्राई किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ट्राइड बाय स्पेशल ट्राइब्यूनल्स लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? लाहौर में। ठीक है, तो गदर मूवमेंट बाय फार वाज द मोस्ट सीरियस अटेम्प्ट कि ब्रिटिश राज को एक तरह से रोका जाए, उनको उनके ऊपर एक मतलब सीरियस अटेम्प्ट की गई कि उनको वापस भेजा जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूवमेंट इज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। तो अभी तक हम गदर मूवमेंट तक कर चुके हैं एंड दिस इज आवर नेक्स्ट मूवमेंट दैट इज अकाली मूवमेंट या गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। अब इसको काली मूवमेंट भी कहा जाता है। सिख ये कैंपेन था सिख लोगों का फॉर द लिबरेशन ऑफ श्राइन्स और गुरुद्वारास फ्रॉम द प्रीस्ट और महान्स, जो कि प्रॉपर्टी राइट्स उन्होंने क्लेम कर लिए थे गुरुद्वारास के ऊपर। तो ये मूवमेंट बेसिकली उनके अगेंस्ट है, प्रीस्ट और महंत के अगेंस्ट है जो करप्शन करने लग गए थे मेनली। ठीक है,
तो these gurdwaras were looked after by udasis जो कि हिंदू थे, who were as much Hindu as they were Sikh. जो प्रीस्ट है ना उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जो प्रीस्ट जो हैं वो पीते भी थे, गैम्बलिंग भी करते थे, रॉबरी, बुली करना श्राइन्स को, और वुमेन और चिल्ड्रन को डिसऑनर करना। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी सेरेमनीज शुरू कर दी थी विच वर अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ सिखिज्म। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जो लैंड और प्रॉपर्टी है गुरुद्वारा की, दे वर एंटर अगेंस्ट द नेम्स ऑफ दीज प्रीस्ट। प्रॉपर्टी वगैरह ये प्रीस्ट वगैरह के नाम पर आ गई थी। जो सीख हैं वो क्लेम करते थे कि जो गुरुद्वारास है ऑब्वियसली दे आर पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पास राइट है अपने एजेंट्स को रिमूव करने का। तो महंत तो व्हेन जब वो उनकी विशेस को फॉलो नहीं करें तो गवर्नमेंट ने ये महंत को जो है लीगल ओनर बना दिया था। तो इस वजह से ये मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई थी। तो काफ़ी लोगों में इस चीज़ का आक्रोश था, गुस्सा था, बट गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया। इस वजह से अकाली मूवमेंट या फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया गया, जिसमें सिख को इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ी, काफ़ी सारी इस डेथ वगैरह भी हुई इस चीज़ से रिलेटेड। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेट की जिसमें 36 सिख थे जो कि मैनेज करेंगे हरमंदिर साहिब को, एंड इट वाज अंडर महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसके अंडर स्टार्ट किया गया। एक कमेटी बनाई 36 सीट की, महाराजा भूपिंदर सिंह ऑफ पटियाला हरमंदिर साहिब को सारा मैनेज करने के लिए। लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय अकालीज, और इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया फ्रॉम अकाल तख्त ऑन 15 नवंबर 1920 फॉर्मिंग अ कमेटी ऑफ 175 इंक्लूडिंग 36 ऑफिशियल नॉमिनी। जो यहाँ पे नॉमिनी थे उनको भी इंक्लूड कर लिया इसमें, और इन्होंने एक अपना कमेटी बनाई बाय द नेम श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सारे सिख श्राइन को जो है अब यही मैनेज करती हैं, आज भी यही करती हैं। ठीक है, तो कब बनी? 15 नवंबर 1920 को ये ऑफिशियली प्रोक्लेम कर दिया गया। तो जो इसका फर्स्ट सेशन था वो फिर 12 दिसंबर 1920 में हुआ, इस अकाल तख्त में हुआ। सुंदर सिंह मजीठिया, अब ये नाम पता होने चाहिए क्योंकि ये सबसे मेन हमारी मूवमेंट है। पीछे वालों के थोड़ा बहुत भूल भी जाओगे, डज नॉट मैटर, इसका नहीं भूलना। सुंदर सिंह मजीठिया, ठीक है। देन हरबंस सिंह ऑफ आतरी, भाई जोत सिंह, ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया। जो वर्क था गुरुद्वारा का वो इसी कमेटी, यही सारा कमेटी देखती थी। हाउएवर जो ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ नहीं था क्योंकि जो प्रीस्ट थे वो काफ़ी स्ट्रांगली उनको ना गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट थी। तो जो न्यूज़ हुई थी ननकाना हॉलोकॉस्ट की, वो भी बहुत एक तरह से उसने भी शॉक कर दिया था। ये हम अभी पढ़ेंगे आगे ननकाना हॉलोकॉस्ट के बारे में, ननकाना साहिब मैसेकर के बारे में। ठीक है, तो उसने भी शॉक कर दिया। तो नारायण दास को अरेस्ट कर दिया गया और जो पोजेशन है गुरुद्वारा का वॉज मेड ओवर बाय द गवर्नमेंट टू कमेटी ऑफ 7 सिख। अकालियों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अरेस्ट वगैरह हुआ, सफ़र किया उन्होंने टू गेट बैक द कीज ऑफ गोल्डन टेम्पल फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर ऑन 19 जनवरी। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है बट जस्ट सुन लो। ठीक है, इसके बाद काफ़ी शॉक हो गए। तो आपको अभी सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एक करके जो है इनके बारे में करते हैं सारा, ये कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं आगे। ठीक है, तो इसमें आई गेस ननकाना मैसेकर नहीं है, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसको मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ठीक है, काम नहीं रुकना चाहिए किसी भी तरह से। या सो ननकाना हॉलोकॉस्ट में बेसिकली हुआ क्या था। अब देखो, ननकाना साहिब हमें पता है कि इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी, है ना। गुरु नानक देव जी का इट इज़ अ बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, सॉरी वायलेंस, सीन ऑफ वायलेंस बन गया ड्यूरिंग द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। एक पीसफुल जत्था था 150 अकालीस का, जिसमें कौन कौन थे भाई? लक्ष्मण सिंह, भाई दीप सिंह, इनको मर्डर कर दिया गया था ऑन 20th Feb 1921 बाय नारायण दास।
ठीक है, यही ननकाना हॉल को, ये देखो नारायण दास ही वाज अरेस्टेड। तो नारायण दास ने भाई लक्ष्मण सिंह एंड भाई दीप सिंह को जो है मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, ही वाज द वेल्दीएस्ट ऑफ महंत नारायण दास। तो जो न्यूज है ये स्प्रेड हो गई, नारायण दास को अरेस्ट कर लिया गया। तो अकालीस ने, यस ये इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे आना था ननकाना साहिब मैसेकर। ठीक है, तो न्यूज स्प्रेड हो गई, नारायण दास को अरेस्ट कर लिया गया और कालीस ने पीसफुल प्रोटेस्ट जो है रेस किया फ्रॉम, और ये चाहते थे कि जो भी कीज है गोल्डन टेम्पल की वो इनको डिप्टी कमिश्नर से वापस मिल जाए। दिस वाज अबाउट ननकाना साहिब मैसेकर। बेसिकली 175 अकालीस जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे इसी चीज से रिलेटेड, उनके जो हेड थे दैट इज भाई लक्ष्मण सिंह एंड भाई दीप सिंह, उनको जो है बहुत बुरी तरह से मार दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसी मूवमेंट के अंडर, मतलब ये बेसिकली है कि गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट में किस किस तरह से क्या क्या हुआ। तो पहला था हमारा ननकाना साहिब मैसेकर, देन हमारा सेकंड जो हुआ दैट वाज गुरु का बाग मोर्चा। ये भी एक मेजर कैंपेन रहा है अकालीस का सिख श्राइन को रिफॉर्म करने के लिए। तो गुरु का बाग ये अजनाला डिस्ट्रिक्ट में है, अमृतसर में, हैज टू हिस्टोरिक गुरुद्वारास व्हिच आर क्लोज टू ईच अदर had been erected to commemorate the visit of two gurus। गुरु का बाग मोर्चा, ठीक है, कहाँ पे है? अजनाला में, अमृतसर में। तो दो गुरुद्वारास हैं एक दूसरे के पास ही, बेसिकली जो दो गुरुस ने विजिट किया था उनसे रिलेटेड है। तो कौन कौन से दो गुरु हैं? दैट इज कमेमोरेटिंग द विजिट ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। Guru Tegh Bahadur Ji is laid out on the site of Bagh adjacent to Gurudwara commemorating the visit of Guru Arjan Dev Ji। अब ये दोनों गुरु के नाम पता होने चाहिए कि गुरु का बाग मोर्चा में कौन कौन से गुरुस ने विजिट किया था गुरु का बाग में, जिनके नाम पे ये है। तो सुंदरदास उदासी ये महंत थे गुरु का बाग के, वॉज ऑब्जेक्टेड, जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया, जो सिख ऑब्जेक्ट किया कि जो कि हम टिम्बर को नहीं काट सकते गार्डन से फॉर फायरवुड टू बी यूज्ड इन गुरु का लंगर। लंगर में यूज करने के लिए जो ये लकड़ थी उसको काट रहे थे। तो सुंदरलाल उदासी ने इस चीज को जो है ऑब्जेक्ट किया। जो पुलिस है विलिंग टू ऑब्लाइज द महंत, ठीक है, इन्होंने अकालियों को अरेस्ट किया ऑन 9 अगस्त 1922 एंड चार्ज देम विद क्रिमिनल ट्रेसपास। इससे ऑब्वियसली फिर से एक गुस्सा आक्रोश सा शुरू हो गया और सिख लोगों ने फिर वॉलेंटरली उन्होंने ये फायरवुड ये लकड़ी को काटना जो है शुरू कर दिया, जो भी ये बाग था, ठीक है, ऑन द लैंड ऑफ गुरु का बाग एंड कोर्ट अरेस्ट इफ प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने ऑब्वियसली अरेस्ट वगैरह शुरू हो गया, काफ़ी सारे जत्थास को मर्सीलेसली मारना शुरू कर दिया, जो भी ब्लैक टर्बन अकालीस थे, जब तक वो नीचे नहीं गिर जाते थे। तो जो यहाँ के फिर गवर्नर थे उस टाइम के, दैट इज एडवर्ड मैक्लेगन, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो, उन्होंने गुरु का बाग में विजिट किया 13 सितंबर 1920 और उन्होंने कहा कि इन बीटिंग्स को रोका जाए। फिर नवंबर 1922 में सिख ने अगेन से पोजेशन लिया गुरु का बाग का अलॉन्ग विद द गार्डन लैंड एंड 1923 में सारे प्रिजनर्स को जो है रिलीज कर दिया गया था ऑन द ऑर्डर्स ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट गुरु का बाग मोर्चा। दो गुरुस हैं, आपको वो पता होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वो पता होना चाहिए। देन इनका मेन जो लड़ाई किस चीज़ के बारे में थी, ऑब्जेक्टिव क्या रहा है वो पता होना चाहिए। 4 वर्ड्स में, 4 लाइन्स में ये खत्म होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारा रहा है दैट इज जैतो मोर्चा। अब ये अनदर अकाली मोर्चा है। जो महाराजा रिपुदमन सिंह थे नाभा के, उनको जो है उनका थ्रोन रिस्टोर करने के लिए ये मूवमेंट था। प्रो अकाली सिंपथीज थी और ये सपोर्ट किया इन्होंने गुरु का बाग मोर्चा में। तो 1923 में इनको फोर्स किया गया टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज माइनर सन दैट इज प्रताप सिंह। तो अकालियों ने काफ़ी इस चीज़ को जो है कंडेम किया और इन्होंने कहा कि पीसफुली कैंपेन किया जाएगा ताकि महाराजा रुपदमन सिंह को दोबारा से थ्रोन पे बिठाया जा सके, री इंस्टॉल किया जा सके। तो 29 जुलाई 1923 वॉज ऑब्जर्व्ड एज अ डे ऑफ प्रेयर इसी बिहाफ पे काफ़ी सारे टाउन्स में पंजाब के। तो जो SGPC है दैट इज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया
जिसमें एक्सपेक्टिंग द सिख टू ऑब्जर्व 9 सितंबर नाभा डे, बेसिकली 9 सितंबर 1923 को नाभा डे माना गया है। इस दिन नॉन स्टॉप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चला है एट गुरुद्वारा गंगसर एट जैतो इन स्टेट ऑफ नाभा, जो कि पुलिस ने इंटरप्ट कर दिया। ठीक है, काफ़ी सारे विजिटर्स जो है आना शुरू हो गए जैतो में, ताकि वो अपना राइट टू फ्रीडम को अचीव कर सके, राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो एसजीपीसी एंड अकाली दल वर डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन बाय द गवर्नमेंट एंड अकाली जत्थास को कस्टडी में लेना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। तो 21 जनवरी एक ऐसा जत्था दैट इज 500 अकालीज दे अराइव्ड एट जैतो एंड ऑन रिफ्यूजिंग टू स्टॉप इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जो फायरिंग थी पीसफुल जत्था की, इसकी वजह से काफ़ी रिसेंटमेंट, मतलब गुस्सा आ गया। ऑब्वियसली आप पीसफुल जत्थे के ऊपर जब फायर करोगे तो गुस्सा तो कहीं ना कहीं आएगा। तो इसके बाद फिर जो है सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 पास हुआ। तो अब ये पता होना चाहिए कि कौन से मोर्चे के बाद ये एक्ट पास हुआ। फिर वॉज जैतो मोर्चा। गवर्नमेंट ने अलाउ किया बैंड्स ऑफ पिलग्रिम्स कुड प्रोसीड फॉर रिलीजियस वर्शिप टू गुरुद्वारा गंगसर एट जैतो, और काफ़ी सारे प्रिजनर्स को फिर जो है रिलीज कर दिया गया। ओके, देन हियर सिख गुरुद्वारा एक्ट एंड एसजीपीसी। सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी 15 नवंबर 1920, ये हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। एंड ये इससे 175 मेंबर्स अनलॉफुल इसको डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन एजिटेशन कहते चलती रही, और जैतो मोर्चा के बाद ये जो है पास कर दिया गया था, जब काफ़ी सारे आफ्टर ऑल दोस थिंग जो हम पीछे भी पढ़कर आए हैं। तो 9 जुलाई 1925 को पास किया था और इम्प्लीमेंट हुआ 1 नवंबर 1925, ठीक है। तो इसके अंडर जो बोर्ड है उन्होंने रीनेम किया सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, वॉज क्रिएटेड टू प्रोवाइड बेटर एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा सिख गुरुद्वारा के लिए। तो अब एट प्रेजेंट ये आपको पता होना चाहिए, एट प्रेजेंट जो कंपोजिशन है 140 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 5 हेड मिनिस्टर्स हैं, 15 को ऑप्टेड मेंबर्स हैं। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट इनकी कंपोजिशन क्या है। 140 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 5 हेड मिनिस्टर्स हैं, 15 को ऑप्टेड मिनिस्टर्स हैं, 20 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट सीट के लिए। जो टेन्योर है कमेटी का दैट इज 5 ईयर, या फिर अंटिल द कंपोजिशन ऑफ न्यू कमेटी, जब तक नई कमेटी नहीं बनती। हाउएवर जो एग्जीक्यूटिव का टेन्योर है दैट इज ओनली 1 ईयर। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट है हमारे थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अलॉन्ग विथ 6th 7th एंड 8th चैप्टर। 8 तक हमारे चैप्टर जो है नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि 6th 7th 8th ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश कर लेंगे। सो या टिल देन स्टडी हार्ड एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।